एक्ट का एक बुक है 1000 रुपीज से 1500 रुपीज का, इतना बड़ा एक बुक आता है। तो हमारी जो प्रॉब्लम्स है हाउसिंग सोसाइटी रिलेटेड, वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है, उसके बारे में जो हमें जो कुछ सेटिस्फेक्शन करने के लिए जो एक्चुअली एक्ट क्या कहता है, तो उसके बारे में हम कैसे ढूंढेंगे। तो इसके लिए एक्ट का बुक अगर हम नहीं पढ़ सकते तो कम से कम हाउसिंग सोसाइटी रिलेटेड जो भी हमारे पॉइंट्स है उसके लिए हाउसिंग सोसाइटी का स्पेसिफिकली बायलॉज आता है। अभी कोऑपरेटिव एक्ट में कैसा है, कोऑपरेटिव एक्ट के अंदर हाउसिंग सोसाइटी है, कोऑपरेटिव बैंकिंग है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव कंज्यूमर सोसाइटी, कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री, कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल, कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट, कोऑपरेटिव हॉस्पिटल, अलग अलग टाइप की 55 से ज्यादा अलग अलग संस्थाएं उनके अंदर एक्ट के अंदर रजिस्टर होती है। लेकिन अलग अलग संस्था का अलग अलग उद्देश्य है। हाउसिंग सोसाइटी का कार्य क्षेत्र अलग है, उनका उद्देश्य अलग है। कोऑपरेटिव बैंक का उद्देश्य अलग है, बराबर है, उनका कारोबार अलग है। तो इसके लिए अलग अलग सोसाइटी के लिए अलग अलग उनके बायलॉज बनाए हैं, वो एक्ट के अंदर से ही कुछ स्पेसिफिक पॉइंट लेके। तो हमारे हाउसिंग सोसाइटी के जो भी प्रॉब्लम्स है, मैक्सिमम पॉइंट्स जो कवर किए जाते हैं वो ज्यादा करके बायलॉज में कवर किए जाते हैं। अभी ये बायलॉज का बुक है, ये बायलॉज का बुक 175 पॉइंट्स है उसमें। ये आप मराठी में पढ़ सकते हैं तो मराठी में आपको मिलता है, अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी आपको ये मिल सकता है। इसका कॉस्ट भी ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा अभी जो चल रहा है कॉस्ट 142 रुपीज कॉस्ट है। ये बुक कहाँ मिलता है, थाने डिस्ट्रिक्ट, अपने थाने लेवल के ऊपर थाने डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फेडरेशन का ऑफिस है, वो ऑफिस में वहाँ हाउसिंग सोसाइटी रिलेटेड जो भी मटेरियल, अलग अलग फॉर्म्स और ये बुक, ये सब कुछ वहाँ मिलते हैं। तो ये ट्रेनिंग लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग अगर हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर्स हैं, मेंबर्स यानी हम लोग मालिक हैं, और इनके तरफ से जो मैनेजमेंट कमेटी इलेक्ट या सिलेक्ट होती है, वो मैनेजमेंट कमेटी कारोबार करते हैं। आपस में मतभेद तो होते हैं, एक फैमिली में हम रहते हैं तो भी आपस में मतभेद होते हैं, लेकिन मतभेद अगर हुए तो उसके बारे में डिप्यूटी रजिस्ट्रार तक कंप्लेन करो, फिर उसमें हमारा समय बर्बाद हो जाएगा। मतलब ये उचित नहीं है हम लोगों के लिए। एक्चुअली हाउसिंग सोसाइटी में कौन रहते हैं, ह्यूमन, और ये ह्यूमन रहते हैं। तो वही हाउसिंग सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी कोऑपरेटिव सेक्टर में जहां सिर्फ हम लोग नहीं रहते हैं, हमारा पूरा परिवार रहता है। 24 आवर्स हमारा पूरा परिवार उधर रहता है और वहां के वातावरण का परिणाम हम लोगों के ऊपर होता है। इसके लिए आपस में अगर कुछ मतभेद है, डिस्प्यूट है, तो वो सॉल्व हम कैसा करेंगे, तो बायलॉज के आधार पर कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है इसके लिए, ये सिर्फ अपने देश की गवर्नमेंट नहीं, सिर्फ इंडिया की नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट की नहीं, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देना सबको जरूरी है। ये जागतिक सहकार संगठन, जागतिक लेवल पे जैसा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वैसा एक जागतिक सहकार संगठन है, अलग अलग राष्ट्र उनके सदस्य है। तो उन्होंने ये सब कुछ स्टडी करके दिखाया है, मतलब डिसाइड किया है कि जिनके लिए कोऑपरेटिव मूवमेंट चल रहे हैं, वो मेंबर्स लोग, वो कोऑपरेटिव सेक्टर के मालिक है, ओनर है, ओनर लोगों को ही एक्ट क्या कहता है इसके बारे में अगर कुछ पता नहीं तो फिर क्या फायदा। कोई तो भी एडवोकेट आता है, कोई तो भी स्पेशलिस्ट आता है, कोई तो भी चार्टर अकाउंटेंट आता है, वो कुछ तो बोलता है। तो वो अगर कुछ कहते हैं तो कहां से कहेंगे, वो बायलॉज के आधार पर ही कहेंगे, वो एक्ट के आधार पर ही कहेंगे। डिप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे, हमारे तरफ से कुछ अगर लेटर गया है, कंप्लेंट गया है, तो उसके ऊपर क्या डिसीजन लेना चाहिए, ये इसके बगैर वो नहीं ले सकते। जैसा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 है, तो वो एक्ट का इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है, उसकी अंमलबजावनी कैसे करना है, कौन से फॉर्मेट होने चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके बारे में रूल 1961 बनाए हैं। तो इसी के आधार पर ये चलता है। तो ये चलाने के लिए हम जब भी हमारे मैनेजर काम करते हैं, चेयरमैन सेक्रेटरी ट्रेजरर कामकाज करते हैं, आपस में जैसा कि समझो मीटिंग है, मीटिंग हर महीने में एक मीटिंग होना चाहिए। कौन कहता है, समझो कि मैं ऑडिटर हूं, मैंने कहने से ये नहीं है, एक्चुअली ये कहा है, ये एक्ट में है, एक्ट में है, इसकी वजह से बायलॉज में है। हमारी एनुअल जनरल मीटिंग 30 सितंबर तक ही लेना चाहिए, ऐसा कौन कहता है? कोई तो भी चार्टर अकाउंटेंट या कोई एडवोकेट कहता है, इसके ऊपर भरोसा रखने का नहीं। इसके लिए क्या है कि एक्ट क्या कहता है, ये प्रोविजन एक्ट में है, इसकी वजह से ये बायलॉज में है। अभी समझो ये बायलॉज में क्या है, एक्ट की पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं, कम से कम बायलॉज हम पढ़ सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि 10 रुपीज आपका जो पर मंथ पर मेंबर से ₹10 हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं,
तो उसका यूटिलाइजेशन सिर्फ लोगों को नॉलेज देने के लिए ही होना चाहिए, मेंबर लोगों को। और मेंबर लोगों से ज्यादा जिम्मेदारी किसके ऊपर है? मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर है। मैनेजमेंट कमेटी को तो किसी भी हालत में एजुकेशन एंड ट्रेनिंग लेना ही है और उनको ये सर्टिफिकेट अपने पास लेके रखना है, ये तो जिम्मेदारी। अभी जैसा कि ये बायलॉज है, ये बायलॉज में क्या है? टोटल 175 पॉइंट्स है। एक्ट को छोड़ो, एक्ट को मत पढ़ो, कम से कम ये बायलॉज पढ़ो। बायलॉज में क्या है? 175 पॉइंट्स। 175 पॉइंट्स पढ़ने के लिए भी हमारे पास समय नहीं, तो कैसा कर सकते हैं? कम से कम हमारा जो भी कुछ प्रॉब्लम है, जो भी कुछ पॉइंट्स है, कौन से पॉइंट से रिलेटेड है, हमारा प्रॉब्लम क्या है, उसको क्या है, तो उसके ऊपर सॉल्यूशन कहां मिलेगा हमें? तो कम से कम समय में हम बायलॉज में हमारे क्वेश्चन का, क्वेरीज का कुछ आंसर सेटिस्फैक्शन कैसे ढूंढ सकते हैं, उसके बारे में एक्ट क्या कहता है, बायलॉज क्या कहता है। इसके लिए हम लोगों ने कुछ ये एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देने के लिए उसके कुछ पार्ट बनाए हैं। फर्स्ट पार्ट जो आता है बायलॉज नंबर 1 to 6। 1 to 6 में क्या है? जैसा अपनी सोसाइटी का बायलॉज का कॉपी आपको बेकुड रजिस्टर ऑफिस से मिला होगा। एक नंबर में समझो जहां बायलॉज नंबर 1 है वहां सोसाइटी का नाम रहेगा। सेकंड नंबर में सोसाइटी का रजिस्टर एड्रेस रहेगा। बायलॉज नंबर 3, बायलॉज नंबर 3 यानी क्या? हाउसिंग सोसाइटी के ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, हाउसिंग सोसाइटी के बारे में जितने भी लीगल वर्ड्स आते हैं उसकी डेफिनेशन, उसकी मीनिंग्स क्या है, वो बायलॉज नंबर 3 में दिया है। हमारा बायलॉज नंबर 4 क्या है? हमारी सोसाइटी का एरिया ऑफ ऑपरेशन, कार्य क्षेत्र कितना है, पूरा खाना है क्या, नहीं है। हमारा सोसाइटी का जितना एरिया है, इस साइड में कौन है, वेस्ट साइड में कौन है, हमारा कितना बाय कितने का एरिया, इसके ऊपर हो। 5 नंबर में क्या है? हमारी हाउसिंग सोसाइटी के ऑब्जेक्ट क्या है, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, इसके ऊपर किसी के ऊपर भरोसा रखने की जरूरत नहीं। बायलॉज नंबर 5 निकाल के देखो। बायलॉज नंबर 6 क्या कहता है? अफिलिएशन। अफिलिएशन यानी क्या है कि हमारे सोसाइटी का, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इसका एक अकाउंट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में होना चाहिए। ये कौन कहता है? एक्ट कहता है, ये बायलॉज कहता है। उसके साथ साथ में लोकल लेवल पे फेडरेशन है, तो फेडरेशन के मेंबर सोसाइटी होनी चाहिए। कौन कहता है? बायलॉज नंबर 6 कहता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फेडरेशन है, स्टेट लेवल पे फेडरेशन है, सेंट्रल लेवल पे फेडरेशन है। सेंट्रल लेवल से तो अभी ये कोऑपरेटिव अलग मिनिस्ट्री बनाने के बाद में और अमित शाह सर जी उनके मिनिस्टर बनने के बाद में सेंट्रल लेवल पे तो अभी इतना जोरदार चल रहा है कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए, तो मतलब ये अफिलिएशन होना भी जरूरी है। ये मतलब बायलॉज नंबर 6 तक है। तो फर्स्ट पार्ट ये इसकी जनरल बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में बायलॉज नंबर 1 to 6 आप पढ़ सकते हैं। उसके आगे क्या है? हमारे सोसाइटी के मेंबर्स फंड्स कैसे होना चाहिए? बायलॉज नंबर 7 to 15, बायलॉज नंबर 7 to 15 फंड से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है आपका ना, तो बाकी पूरा बायलॉज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ बायलॉज नंबर 7 to 15 देखो। मतलब क्या है? किससे फंड कलेक्ट करते हैं? अभी समझो मेंबर है, तो मेंबर से हम कितना देते हैं? 500 रुपीज लेते हैं, 100 रुपीज एंट्रेंस फीस लेते हैं, बराबर है कि नहीं? तो ये कैसे लेना चाहिए? उसके लिए क्या देना चाहिए? मेंबर को शेयर सर्टिफिकेट देना चाहिए। शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसे होना चाहिए? शेयर सर्टिफिकेट ऊपर सिग्नेचर किसके होना चाहिए? राउंड सील क्यों होना चाहिए? इसके साथ साथ में जो अलग अलग टाइप का कंट्रीब्यूशन हम लोगों से लेते हैं, समझो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड क्यों लेते हैं, रिजर्व फंड क्यों लेते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड क्यों लेते हैं, सिंकिंग फंड मतलब क्रिएशन ऑफ फंड, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड। अगर हमारे पास कुछ ज्यादा फंड है तो उसका इन्वेस्टमेंट हमें कहां करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट के बारे में स्पेसिफिकली फर्स्ट प्रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, इसको ही देना चाहिए। उसके बाद में अगर वो बैंक अपने पास करीब नहीं है, नजदीक नहीं है, जाना आने को हमको तकलीफ होता है, तो वहां नेशनलाइज बैंक देखो। दूसरे किसी अगर शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक में आपको ये करना है तो वो बैंक का कम से कम पिछले 5 साल का ऑडिट रिपोर्ट देखो। वो ऑडिट रिपोर्ट में अगर वो ये ग्रेड है तो ही वो कोऑपरेटिव बैंक के बारे में सोचो। ये कौन कहता है? बायलॉज में है। तो फंड से रिलेटेड है, बायलॉज नंबर 7 to 15 पढ़ना है। अभी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग लेना है, ये इसमें है एजुकेशन ट्रेनिंग, ये 7 to 15 के अंदर ही है। कैसे क्या है? मतलब एक्सपेंडिचर, सोसाइटी के लिए एक्सपेंडिचर करना है, समझो कुछ कामकाज करना है, एक्सपेंडिचर मोर देन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, इसके लिए क्या? प्रायर अप्रूवल ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग और स्पेशल जनरल मीटिंग शुड बी टेकन। मतलब ये जो पॉइंट्स है, ये सब इसमें फंड से रिलेटेड जो पॉइंट्स है बायलॉ नंबर 7 to 15 में आते हैं।
अभी ये फंड्स किससे हम कलेक्ट करते हैं? मेंबर्स लोगों से ना। तो मेंबर कितने टाइप के मेंबर है? अभी जो ये इसके आगे एक 154 बी स्पेसिफिकली हाउसिंग के लिए एक नया चैप्टर आया है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें भी दिया है। अभी 4 टाइप के मेंबर्स है। एक एग्रीमेंट में जिनका फर्स्ट नंबर पे नाम है, फर्स्ट नंबर वो ओरिजिनल मेंबर वो है। सेकंड नंबर पे एग्रीमेंट पे नाम है तो उसको क्या कहते हैं? जॉइंट मेंबर कहते हैं, बराबर है। एसोसिएट मेंबर किसको कहेंगे? एसोसिएट मेंबर की एक नई डेफिनेशन आई है, अभी उसके बारे में लोगों में ऐसा चल रहा है। लेकिन एसोसिएट मेंबर का एक कैसा है कि फैमिली मेंबर में से किसी को एक एसोसिएट मेंबर आप बना सकते हैं, लेकिन उसके बारे में मतलब एक्सपर्ट लोगों का, कोऑपरेटिव सेक्टर में अच्छे सोचने वाले लोगों का ये कहना है कि इसकी वजह से कोऑपरेटिव मूवमेंट मतलब गलत रास्ते में जा सकती है, क्योंकि जिनके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है ऐसे मेंबर को अगर एसोसिएट मेंबर बनाया और एसोसिएट मेंबर बनने के बाद में अगर वो एसोसिएट मेंबर मैनेजमेंट कमेटी मेंबर बन गए, चेयरमैन बन गए, सेक्रेटरी बन गए, ट्रेजरर बन गए और वहां से अगर बैंक अकाउंट ऑपरेट करने का भी उनको अधिकार मिला और उनकी तरफ से कुछ सोसाइटी के फंड का कुछ गलत इस्तेमाल हुआ तो उनकी तरफ से रिकवरी कैसा करेंगे? तो इसके लिए एसोसिएट मेंबर बनाते समय ओरिजिनल मेंबर से अंडरटेकिंग लिया जाता है, डिक्लेरेशन लिया जाता है कि अगर उनके तरफ से कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी रहेगी, ये सब कुछ है। तो एसोसिएट मेंबर एक ऐसा एक टेम्पररी मेंबर मतलब प्रोविजनल मेंबरशिप ऐसी एक दी है, क्योंकि समझो ओरिजिनल मेंबर समझो बाय चांस एक्सपायर्ड हुए, ओरिजिनल मेंबर एक्सपायर होने के बाद में उनके वो आगे का ट्रांसफर प्रोसीजर कंप्लीट होने तक किसके साथ में करस्पॉन्डेंस करे, किसके साथ में कांटेक्ट करे। तो अगर उन्होंने समझो नॉमिनेशन फॉर्म भर के दे दिया है पहले जीवित रहते समय, तो वो उसी को तात्पुरता मतलब सदस्य टेम्पररी मेंबर प्रोविजनल मेंबर करके उनको बना सकते हैं, लेकिन उसको मेंबर बनाया तो भी वो मालिक नहीं बन सकते। नॉमिनेशन फॉर्म भर के दिया है लेकिन वो केयर टेकर है, तो उसको एक सिर्फ मेंबर मतलब ये बाकी की प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए सुविधाजनक हो मैनेजमेंट कमेटी को किसके साथ करस्पॉन्ड करेंगे, इसके लिए वो एक मेंबरशिप बनाई है। इसी टाइप के 4 टाइप के मेंबर है। मेंबर्स कौन बन सकता है? मतलब व्यक्ति बन सकती है, कोऑपरेटिव कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हुई कंपनी तो वो बन सकती है, ट्रस्ट के अंडर सब जो रजिस्टर्ड हुआ है कोई ट्रस्ट तो वो बन सकता है, गवर्नमेंट बन सकते हैं, बैंक बन सकती है। मतलब ये कैसे बनना चाहिए, कितने शेयर लेना चाहिए? पहले तो 2013 के पहले 250 रुपीज का शेयर था, अभी 500 रुपीज का हुआ है, 100 रुपीज एंट्रेंस फीस होनी चाहिए। तो मेंबरशिप के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो बायलॉ नंबर 16 to 21 आपको देखना है। 21 ये मैनेजमेंट कमेटी के लिए इंपॉर्टेंट है। समझो कोई मेंबर बनने के लिए आया है, मेंबर का प्रपोजल उसने ऑफिस में सबमिट किया, अपने सोसाइटी के पास सबमिट किया है। सबमिट करने के बाद में हमारी सोसाइटी की मीटिंग हुई, मेंबरशिप को उनको मतलब वो उनका प्रपोजल हमारे पास आने के बाद में विदिन 3 मंथ में मैनेजमेंट कमेटी ने किसी भी हालत में उसके बारे में डिसीजन लेना चाहिए। अगर वो हमने ऐसा ही पेंडिंग रखा और उसने समझो डिप्यूटी रजिस्ट्रार के पास अगर कंप्लेन की तो डिप्यूटी रजिस्ट्रार उसके लिए स्पेसिफिक ऑफिसर की अपॉइंटमेंट करके उनको मेंबरशिप दे सकते हैं। मतलब कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग है, कुछ मैनेजमेंट कमेटी के लिए जो गाइडलाइंस है, नहीं तो ऑनररी बेसिस के ऊपर मैनेजमेंट कमेटी के सभी चेयरमैन सेक्रेटरी वगैरह कामकाज करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि कोई सोसाइटी में ऐसे तकरारदार कंप्लेन वाले भी इतने तकलीफ देते हैं उनको कि मतलब चेयरमैन सेक्रेटरी पोस्ट के ऊपर बहुत सारी सोसाइटी में काम करने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। ऐसी मुसीबत जगह जगह पे खड़ी होती है। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए, आपस का वातावरण ये होना चाहिए। तो कम से कम आप सभी लोग आपस में बैठकर ये बायलॉज का बुक सामने रखकर आप एक दूसरे को समझा सकते हैं कि भाई ये मेरा ये ओपिनियन नहीं है, ये बायलॉज में ऐसा ऐसा, बायलॉज नंबर 100 एंड 100 इसमें वर्डिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये डेफिनेशन क्या है, ये रूल क्या है, ये क्या कहता है, ये आप भी पढ़ो मैं भी पढ़ता हूँ, इसके आधार पर ये डिसीजन आप लोगों को लेना जरूरी है। तो इसके बारे में ये सब कुछ आपको मेंबरशिप के बारे में 16 to 21 में आपको गाइडलाइन मिलेगी। मेंबर के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है? मेंबर के राइट्स कुछ है ना? ऑनलाइन है क्या ये सब पढ़ने के लिए या वो उधर पढ़ सकते हैं, हाँ पढ़ सकते हैं ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन है। तो मेंबर के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है? मेंबर के राइट्स एंड ड्यूटीज है ना, मेंबर की वजह से तो हम लोग है, लेकिन राइट्स के साथ साथ में ड्यूटीज भी है। तो बायलॉ नंबर 22 to 44 बराबर है ना, बायलॉ नंबर 22 to 44 राइट्स एंड ड्यूटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लायबिलिटीज कुछ है क्या? अभी राइट्स एंड ड्यूटीज में क्या आता है कि हमारा समझो मीटिंग है तो मीटिंग का नोटिस हमको एजेंडा पहले मिलना चाहिए, एनुअल जनरल मीटिंग के टाइम में
बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये स्टेटमेंट हमें मिलना चाहिए, हमारा राइट्स है। कभी कभी हमें सोसाइटी के वाउचर देखने के लिए है तो हमारा राइट्स है, लेकिन डेली आके मैं वाउचर देखूं तो ये मेरा राइट्स नहीं है। सोसाइटी की मतलब जो ऑफिशियली टाइमिंग है और स्पेसिफिकली कभी जब भी जरूरत है तभी वो ये कर सकते हैं, मतलब उसको कुछ लिमिटेशंस है, राइट्स है, लेकिन कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में जो गाइडलाइन दिया है तो बायलॉ नंबर 22 to 44 में। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लायबिलिटीज में क्या है, मैं यहाँ आया हूँ, मैं सोसाइटी में फ्लैट परचेस किया है, मैं मेंबर बन गया हूँ, बराबर है। मेंबर बनने के बाद में मेरा जो मैं ये रेसिडेंशियल सोसाइटी, तो रेसिडेंशियल सोसाइटी में ये मैं रहने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। कुछ मतलब गलत तरीके का गुड्स स्टोर करने के लिए, जो विस्फोटक पदार्थों को अनैतिक धंधे करने के लिए ये मैं नहीं कर सकता हूँ। तो इसके इन बारे में बायलॉ नंबर 45 to 62 है। 63-64 में क्या है, 63-64 में मैनेजमेंट कमेटी को और मैनेजर को ज्यादा से ज्यादा जो गाइडलाइन है 63-64 में मिलेगी। समझो किसी का कंप्लेन आया है तो कंप्लेन आने के बाद में कितने दिन में वो डिसीजन उसके ऊपर लेना चाहिए। समझो कंप्लेन आने के बाद में समझो हो सके तो कंप्लेन ओरली कोई आके बोलता है तो उसको बोलो राइटिंग में दे दो। राइटिंग में आने के बाद में जो मंथली मीटिंग में वो रखो। मंथली मीटिंग में रखने के बाद में मीटिंग में जो भी डिस्कशन होता है उसका मिनट्स सही ढंग से लिखो, और मिनट्स लिखने के बाद में कुछ स्पेसिफिक समय में उसको मतलब आंसर उसका देना चाहिए। तो ये सब बायलॉ नंबर 63-64 में। 65 to 71 में क्या है, 65 to 71 में मतलब बाकी जो हमारे जो कंट्रीब्यूशन हम लोग लेते हैं मेंबर्स लोगों से, तो उसके स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, मतलब क्या बेस के ऊपर होना चाहिए क्या नहीं। अभी समझो 65-66 में ये सब कुछ कौन से फंड ये करना चाहिए, उसका कंट्रीब्यूशन कैसे लेना चाहिए, ये सब कुछ अगर आपको डिटेल पेमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड इंटरेस्ट, ये बाकी लिविंग चार्जेस ऑफ द सोसाइटी, ये 65-66 में आपका डिटेल्स इसका ही मिलेगा, क्या करना है कैसा। मतलब कोई दूसरा कोई आदमी तो कोई एडवोकेट के पास हम लोग अगर जाएंगे तो एडवोकेट तो उसका चार्जेस ले लेगा, बराबर है। लेकिन उसके पहले हम अगर ये बायलॉज पढ़ेंगे तो बायलॉज के आधार पर हम लोग ज्यादा से ज्यादा उसकी जानकारी ले सकते हैं। अभी समझो बाकी का समझो ये जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बारे में ये सब कुछ, ये जो है कौन मतलब कैसे करना चाहिए, इंटरनल रोड का कौन ये करना चाहिए, पर्सनल लेवल के ऊपर क्या करना चाहिए, ये सब कुछ आपको ये 70 तक ये मिलेगा। 71 में क्या है, अगर समझो कोई डिफॉल्टर है, किसी के समझो ड्यूज बाकी है, तो ज्यादा से ज्यादा कितना मैक्सिमम लिमिट कितना है 21% सिंपल इंटरेस्ट, बराबर है कि नहीं। सिंपल इंटरेस्ट हो 20%, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मत लगाओ। तो ये कौन कहता है, बायलॉ नंबर 71 कहता है। तो उसके आगे 72 to 75 में क्या है कि हमारे जो सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई है, रजिस्टर्ड होने के बाद में क्या मिला हमको, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला, वो स्पेसिफिक नाम है, बराबर है, डेट है, नंबर है, तो उसी के आधार पर हमारा क्या होना चाहिए, लेटर हेड होना चाहिए, बराबर है। लेटर हेड से कामकाज हमारा चलेगा क्या, नहीं, उसके साथ साथ में एक राउंड सील होना चाहिए। ये सब कुछ जो गाइडलाइन है वो 72 to 75 तक, मतलब संस्था का ऑथराइज लेटर है। ऑथराइज लेटर हम कभी कर सकते हैं, उसको लेटर हेड है, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर है, डेट है, उसके ऊपर राउंड सील है, सोसाइटी के ऑफिस में चेयरमैन सेक्रेटरी ट्रेजरर का स्टैंप है, फिर उसके ऊपर सिग्नेचर है, तो वो ऑथराइज लेटर कह सकते हैं। तो वो ऑथराइज है क्या नहीं, इसके बारे में क्या स्पेसिफिकली पॉइंट्स है, तो बायलॉ नंबर 72 to 75 में मिलेगी। उसके बाद में हम जो बिल्डिंग में रहते हैं वो बिल्डिंग सुरक्षित होना चाहिए, सेफ रहना चाहिए, बराबर है कि नहीं। तो उसके लिए एक्चुअली हम समझो अगर कोई लॉ में ये नॉलेज है तो उसको इंजीनियरिंग का नहीं, कोई इंजीनियर है तो उसके लॉ के बारे में कुछ जानकारी नहीं। अब ये स्ट्रक्चर है, ये कंस्ट्रक्शन है, उसके बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं। आर्किटेक्चर है, सिविल इंजीनियर है तो ही वो उसके बारे में जान सकते हैं। तो हमारे बिल्डिंग के एक्चुअली पोजीशन सिचुएशन क्या है, तो इसके लिए क्या है, स्ट्रक्चर ऑडिट का प्रयोजन है। स्ट्रक्चर ऑडिट कभी कर सकते हैं 15 साल के बाद में, 15 से 30 साल का अगर बिल्डिंग का लाइफ है तो उसमें 5 साल में एक बार कम से कम स्ट्रक्चर ऑडिट करना चाहिए। 30 साल के बाद में
3 साल में कम से कम एक बार स्ट्रक्चर ऑडिट करना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑडिट किसे कर सकते हैं? लोकल गवर्नेंस बॉडी, मतलब जैसा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उनका एक पैनल रहता है, तो वो पैनल में से तो ही किसी को अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑडिट क्यों करना है, कैसे करना है, उसके अपॉइंट कैसे करना है, ये इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो बायलॉ नंबर 76 to 77 में मिलेगी। अभी दूसरी जो प्रॉब्लम है, पार्किंग। एक्चुअली पार्किंग के बारे में 100% सेटिस्फैक्शन सबका होगा, ऐसा प्रोविजन एक्ट में भी नहीं और बायलॉज में भी नहीं। बनाने वाले भी वही हमारे जैसे है ना, उनको क्या पता था कि एक ही महीने में 10-10 कार आएगी, उनको भी पता नहीं था। प्रॉब्लम तो है, लेकिन प्रॉब्लम है तो एक्स्ट्रा छोड़ के जाएंगे कार, एक्स्ट्रा छोड़ के चले गए तो भी दूसरी जगह पे इससे ज्यादा गलत मतलब वातावरण है। तो इसके लिए क्या है, जो आज की पोजीशन में बायलॉज में क्या है, गाइडलाइंस, एक्ट में क्या है, एक्ट पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं, वो उतना बड़ा बुक कहाँ, हमारे सवालों का जवाब कहाँ, आंसर हमें मिलेगा, कहाँ ढूंढेंगे, क्या करेंगे, हमको ही नहीं समझेगा। एलएलबी वाले को भी नहीं जल्दी समझता है एक्ट में किधर कुछ होती है। तो कम से कम बायलॉज में हम देख सकते हैं ना, तो उतना ही बायलॉज छोटा सा है। तो पार्किंग के बारे में एक्चुअली क्या गाइडलाइंस है, बाकी पूरा बायलॉज पढ़ने की जरूरत नहीं। क्या करो, बायलॉज नंबर 78 to 84 देखो, पूरा बायलॉज पढ़ने की आपको जरूरत नहीं। कम से कम समय में आपको आपके सवालों का जवाब आप कैसे ढूंढ सकते हैं, इसके लिए ये एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम है। उसके आगे समझो, अभी समझो। तो पार्किंग के बारे में 78 to 84 एक एक पॉइंट इतना इंटरेस्टेड पॉइंट है ना, और ये नॉलेज हमको होना जरूरी है। मैं किसी सब्जेक्ट में अगर पीएचडी हुआ तो भी वो पीएचडी के वो इसमें सिलेबस पे भी ये नहीं है। डॉक्टर बन गए उसमें ये है नॉलेज नहीं, एलएलबी बन गए उसमें कुछ नॉलेज नहीं है, तो इसके लिए ये होना जरूरी है। तो इसके लिए ये पार्किंग के बारे में बायलॉ नंबर 78 to 84। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हम लोग मैनेजमेंट कमेटी है, बहुत अच्छा कामकाज करते, लेकिन अच्छा कामकाज करते, लेकिन उसका ऑन पेपर क्या है। कोई सोसाइटी में हम लोग जाके ये फाइनेंशियल ईयर में कितनी मीटिंग हुई, सर हमारी 8-8 दिन में मीटिंग होती है, हर हफ्ते में मीटिंग होती है, लेकिन आपका जरा मंथली मीटिंग का जरा मिनट्स दिखाएंगे? नहीं, मिनट्स हम लिखते नहीं। एक्चुअली वो पेपर में आना चाहिए और रिकॉर्ड आना चाहिए। तो ये इसके लिए मीटिंग होना जरूरी है। डिसीजन जो लेते हैं पर्सनल लेवल के ऊपर, चाहे चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर हो, पर्सनल लेवल के ऊपर डिसीजन मत ले लो, जो भी डिसीजन लेना है मीटिंग में ले लो और मीटिंग के आधार पर ही कामकाज करो। तो इसके लिए क्या है, मीटिंग होनी चाहिए। अभी मीटिंग कौन सी टाइप की मीटिंग है? मंथली मीटिंग है। मंथली मीटिंग में बायलॉज में क्या कहता है, महीने में कम से कम एक बार तो मिलो, साथ में बैठो और मीटिंग ले लो, बराबर है। एनुअल जनरल मीटिंग फाइनेंशियल ईयर में कम से कम एक बार, और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कहाँ 30 सितंबर तक लेना चाहिए। स्पेशल जनरल मीटिंग कभी लेना चाहिए जब आपके मतलब मैनेजमेंट कमेटी के अधिकार कक्षा के बाहर का कुछ कामकाज है और सभी लोगों को उसकी जानकारी देना जरूरी है। तो इसके लिए क्या करो, एनुअल जनरल मीटिंग तक नहीं रोक सकते, इसके लिए स्पेशल जनरल मीटिंग ले लो। स्पेशल जनरल मीटिंग कभी कॉल कर सकते हैं, कैसे कॉल कर सकते हैं, उसका मतलब एजेंडा कैसे रहेगा, उसका मिनट्स कैसे लिखा जाएगा, एनुअल जनरल मीटिंग का एजेंडा कैसे रहेगा, उसका मिनट्स कैसे रहेगा, कि क्या होना चाहिए, उसके मिनट्स है वो मीटिंग पूरा होने के बाद में कितने दिन के अंदर लोगों तक देना चाहिए। मीटिंग्स ये वर्ड्स आपके सामने आया तो उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, मतलब उसके बारे में, मीटिंग्स के बारे में एक्ट में और बायलॉज में प्रोविजन क्या है, उसका नॉलेज अगर हमें डिटेल्स अगर देखना है तो बायलॉज नंबर 85 to 109 देता है। पूरा बायलॉज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मीटिंग के बारे में उसमें सोसाइटी रजिस्ट्रेशन होने के बाद में जो फर्स्ट मीटिंग रहती है ना, फर्स्ट जनरल मीटिंग, वो फर्स्ट जनरल मीटिंग कैसे है, हैंड ओवर करने की प्रोसीजर कैसी है, बिल्डर से कैसा हैंड ओवर करना चाहिए, पुरानी सोसाइटी से मैनेजमेंट कमेटी से नई मैनेजमेट कमेटी को कैसा हैंड ओवर करना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, सब कुछ डिटेल उसमें आता है। वो कहाँ मिलेगा आपको, मीटिंग्स के बारे में बायलॉ नंबर 85 to 109। उसके आगे हमारी सोसाइटी का मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हम कैसे चलाएंगे, कैसे चलाना चाहिए, बायलॉ नंबर 110 to 140। इसमें क्या है कि एक्चुअली
मैनेजमेंट कमेटी का समझो तो अभी इसके पहले तो इलेक्शन नहीं था, 2013 के पहले तो इलेक्शन होता ही नहीं था, अभी इलेक्शन होना शुरू हुआ है, बराबर है। इलेक्शन होने के बाद में भी ऑलरेडी हम तो इलेक्टेड है, सिलेक्टेड मेंबर्स है, तो एनुअल जनरल मीटिंग लेने की क्या जरूरत है? नहीं है। बायलॉ नंबर 110 क्या कहता है कि कोऑपरेटिव सेक्टर में एनुअल जनरल मीटिंग इज द सुप्रीम। एनुअल जनरल मीटिंग को क्या है, डे टू डे वर्किंग में, फाइनेंशियल ईयर में जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, जो कामकाज करते हैं, उसका रिपोर्ट वो पूरे मेंबर्स को मतलब एनुअल जनरल मीटिंग में सबमिट करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये कहां से शुरू होता है? 110, मतलब सुप्रीम किसको कहा है? एनुअल जनरल मीटिंग को। एनुअल जनरल मीटिंग को भले सुप्रीम कहा है, लेकिन एनुअल जनरल मीटिंग ऐसा डिसीजन या ऐसा रिजोल्यूशन नहीं पास कर सकती है जो एक्ट को और बायलॉज को क्रॉस करे। सुप्रीम है, लेकिन एक्ट और बायलॉज को, जो एक्ट के अंदर हमारे सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसको क्रॉस करने वाला रिजोल्यूशन हम पास नहीं कर सकते, और किया तो वो इनवैलिड है। तो वहां से वो शुरू होता है। फिर हमारा मैनेजमेंट कमेटी कितने लोगों का रहेगा? जैसा कि हमारे मेंबर्स है 82 है, 1 मेंबर तो 100 मेंबर्स की जो सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी, उसकी मैनेजमेंट कमेटी 11 लोगों की रहेगी। 11 लोगों से 6 फ्रॉम ओपन कैटेगरी, 2 सीट्स आर रिजर्व फॉर लेडीज, 1 सीट इज रिजर्व फॉर SC ST, 1 सीट इज रिजर्व फॉर OBC एंड 1 सीट इज रिजर्व फॉर BC and TSBC। ये कौन कहता है? इलेक्शन रूल कहते हैं, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट कहता है, और उसी के आधार पर ये बायलॉज भी कहते हैं। ये बायलॉ नंबर 114 में इसमें है। बैंक अकाउंट कहाँ ऑपरेट करना चाहिए, कहाँ ओपन करना चाहिए, कैसे ऑपरेट करना चाहिए, उसके ऊपर कौन कौन सिग्नेचर करता है, बराबर है। जो हमारी मैनेजमेंट कमेटी है, मैनेजमेंट कमेटी का कार्यकाल मतलब एक बार इलेक्शन सिलेक्शन होने के बाद में 5 साल का रहेगा। ये कौन कहता है? ये बायलॉज कहता है, बराबर है। ये मैनेजमेंट कमेटी में मेंबर कौन बन सकता है और कौन नहीं बन सकता है, इसके बारे में गाइडलाइंस है। मतलब कोई डिफॉल्टर मेंबर है तो वो क्यों नहीं बन सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर मतलब कोई ऐसा कोई बिजनेस कर रहा है तो वो क्यों नहीं बन सकता है, इसके बारे में सब कुछ गाइडलाइन इसमें है। कभी कभी क्या होता है, हमारे सोसाइटी के मैनेजमेंट कमेटी में 2 ग्रुप होते हैं, एक चेयरमैन सेक्रेटरी ट्रेजरर का एक ग्रुप, दूसरा अपोजिशन ग्रुप, एक दूसरे के साथ में लड़ाई झगड़े करते हैं। एक्चुअली ये बायलॉज में लिखा है कि मैनेजमेंट कमेटी की सामूहिक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो डिसीजन मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग में लिए जाते हैं वो या तो यूनानिमसली लिए जाते हैं, अगर यूनानिमसली नहीं होता है तो मेजॉरिटी बेस के ऊपर। डेमोक्रेसी में वही है, डेमोक्रेसी के साथ साथ में ही ये कोऑपरेटिव मूवमेंट ऐसी है, मतलब मेजॉरिटी बेस के ऊपर जो डिसीजन लिए जाते हैं तो वो मेजॉरिटी बेस के आधार पर ही लेना जरूरी है। मैनेजमेंट कमेटी का मीटिंग का मिनिमम कोरम कितना है, उसके बारे में गाइडलाइंस आपको वहां मिलेगी। सेक्रेटरी के राइट्स ड्यूटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, चेयरमैन के राइट ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैनेजमेंट कमेटी के राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी क्या है। 138, 139, 140, 140 ये 2-3 बायलॉज में अगर पढ़ेंगे ना तो उसमें क्या है, किसकी जिम्मेदारी क्या है, किसके अधिकार क्या है, किसका कैसा है, ये सब कुछ उसमें दिखा है। तो मतलब 110 to 140, 110 से 140 तक सोसाइटी का मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना चाहिए, इतना ही पढ़ो। मतलब एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देने का उद्देश्य है कि आपके प्रॉब्लम आपके लेवल के ऊपर ही सॉल्व होने चाहिए, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हैं, इस देश के मालिक हैं, आप ये सोसाइटी के मालिक हैं। आपका प्रॉब्लम दूसरा कोई तो भी आएगा, सॉल्व करेगा और उनके पास नॉलेज है करके आपको फंसाएगा, आपके पास से कुछ निकालेगा, तो ये गलत, ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपको नॉलेज होना जरूरी है। आज का जो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है वो भी कहाँ से हो रहा है, आपके ही फंड से हो रहा है। 10 रुपीज पर मेंबर जो करेक्शन कर रहे हैं उससे पेमेंट हो जा रहा है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन मतलब विनियोग सिर्फ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए होना चाहिए। उसको सिर्फ फंड करके डिपॉजिट करके रखा है ऐसी कोई जरूरत नहीं। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग लेना जरूरी है। मुंबई साइड में जो बड़ी बड़ी सोसाइटियां हैं वो हर साल में लेती है, जैसा कि अपने सोसाइटी के 82 मेंबर्स है, 5 साल में 100 मेंबर्स को मतलब 100% मेंबर को पूरा ट्रेनिंग दे दो। मतलब समझो आज ट्रेनिंग ले लिया, मिनिमम 20% तो आना चाहिए थे लोग 82 में से, ठीक है। एक साल में 20%, सेकंड ईयर में 20% बचेंगे, ऐसा 5 इयर्स में 20 करते करते 100% मेंबर ये हो जाएंगे।
नहीं आते हैं वो बात अलग है, लेकिन जितना हो सके उतना वो हमारी कोशिश रहेगी। मतलब मैनेजमेंट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, इसके लिए हम लोगों को ट्रेनिंग अरेंज करना जरूरी है। और वो ट्रेनिंग के बाद साथ साथ उसका एक सर्टिफिकेट भी जो ऑथराइज सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का, वो भी लेना जरूरी है। क्योंकि ऑडिटर की भी एक जिम्मेदारी होती है ना, ऑडिटर को ये पॉइंट आपने देखा क्या नहीं देखा, तो ऑडिटर भी प्रॉब्लम में आ सकता है। ऑडिटर को भी जो एक्ट में प्रोविजन है, बायलॉज में प्रोविजन है, उसी के आधार पर ही उसको ऑडिट करना है, दूसरा कुछ नहीं उसके पास में। तो इसके लिए ये लेना जरूरी है। तो 1102 140 यहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट कैसे चलाना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। उसके बाद हमारी सोसाइटी के कौन से रजिस्टर होने चाहिए, कौन से फाइल्स होने चाहिए, इसके बारे में डिटेल्स हमारे लिए। मुझे समझो अचानक मुझे चेयरमैन बना दिया, मुझे ABCD कुछ भी पता नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं। बायलॉ नंबर 141 142 निकालो। 141 में पूरी लिस्ट है, कौन से बुक्स ये करना चाहिए, कौन से रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए, और किस टाइप के कौन से फाइल्स है, फाइल की लिस्ट है। 32 33 फाइल्स है, उतना सब फेडरेशन के ऑफिस में जाओ, ये सब लिस्ट दे दो। ये 141 में जितना लिखा है वो सब रजिस्टर का ये लिस्ट है, और ये पूरे रजिस्टर ये इतना फॉर्म हमको दे दो, ये फाइल्स इतने ले लो। वो फाइल जैसी लिस्ट है तो उसी के आधार पर वो फाइल के ऊपर स्टिकर लगाओ। वो सब्जेक्ट समझो म्युनिसिपल करस्पॉन्डेंस फाइल, ये मेंबरशिप फाइल, ये ऐसा ये करो, और उसके आधार पर एक आपका जॉब करा सकते हैं। ऑडिटर आएगा तो ऑडिटर क्या चेक करता है, वही चेक कर सकता है। बायलॉ नंबर 141 के स्टैट्यूटरी में रजिस्टर आपने मेंटेन किया है क्या, 142 से आधार कार्ड सब फाइल भी रखी है क्या, वही देखिए। उसके आगे 143 144 में क्या है कि समझो हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, तो उसके साथ साथ में समझो अगर मैनेजर, अभी तो ज्यादा करके कैश ट्रांजैक्शन ज्यादा करके सोसाइटी में होते ही नहीं, लेकिन ये पहले प्रोविजन ऐसा एक पर आया है कि समझो अगर कोई मैनेजर या कैशियर हमारे सोसाइटी में है और कैश का ट्रांजैक्शन उनको कर रहे हैं, तो उनके पास में कुछ सिक्योरिटी लेना चाहिए। तो 1500 रुपीज से ज्यादा मतलब कैश पेमेंट नहीं करना चाहिए, 5000 रुपीज से ज्यादा कैश इन हैंड नहीं रखना चाहिए। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है कभी कभी। अभी समझो नाके पे कोई लेबर 2 पकड़ के लेके आए कामकाज करने के लिए, उनका आज का पेमेंट हो गया 2000 रुपया, उनको अगर हम अलग अलग हजार रुपए का चेक देंगे तो वो कल बोलेंगे हम कल काम पे नहीं आएंगे, तो क्या करेंगे फिर? कैश तो देना पड़ता है कभी कभी, लेकिन बार बार ऐसा उनका कानून का बायलॉज का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ये अगर हमें पता है तो उसके बारे में मतलब ये बायलॉज से ही हमको गाइडलाइन मिल सकते, मतलब प्रिकॉशन हम ले सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए करके। तो उसके बाद ये 46 तक वहां तक ऐसे 141 टू 146 तक ये जानकारी आपको 47 तक आपको मिलेगी। फिर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड राइट ऑफ बिल्स, आपण प्रत्येक वेळेस सांगतो ना 25% ऑफ सरप्लस शुड बी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। ये कौन कहता है? चंदन सिंह को नहीं कहता है, चंदन सिंह के ऊपर भरोसा मत रखो, किसी के ऊपर भरोसा मत रखो। बायलॉज में है क्या? बायलॉज में है। तो बायलॉज नंबर 148 टू 150 तक वो है, बराबर है। तो कैसे अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्यों करना चाहिए? एक्चुअली हमारी संस्था प्रॉफिट नहीं है, अभी अभी जो डिसीजन मतलब पॉलिसी आने वाली है कि सबको अपने अपनी संस्था अपने अपनी सोसाइटी प्रॉफिट में ही कैसी रहेगी ये देखना है, और उसमें से 25% फ्यूचर के लिए मतलब वो रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना जरूरी है। आपके अकाउंटेंट रहेंगे, आपका ऑडिटर रहेगा, मतलब वो उस टाइम में अकाउंटेंट को लोगों के ऊपर इतना प्रेशर रहता है ना, वो लोग फूल भी नहीं उठा सकते। स्पेसिफिक टाइमिंग में उनको सबका अकाउंट कंप्लीट करके देना है, मतलब ये सब कुछ वो टाइम में नहीं बोल सकते, लेकिन ये बायलॉज में है। तो ये इसके बारे में जानकारी आपको 148 49 50 में मिलेगी। ऑडिट करना है तो ऑडिट के लिए क्या तैयारी हमें करना चाहिए? 151 टू 153 तक इसमें ऑडिटर किसको अपॉइंट कर सकते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग में क्यों अपॉइंट करना है, किसको अपॉइंट करना है, एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट करने के बाद में कितने दिन के अंदर ऑनलाइन भी ये करना है, मतलब विद इन 1 मंथ, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लिमिट 30 अक्टूबर है। 30 सितंबर एनुअल जनरल की मीटिंग है, और ऑडिटर अपॉइंट करने के बाद में उसका लेटर जो जाना चाहिए ज्यादा ज्यादा कितना तक 30 अक्टूबर। लेकिन अपन लोग चला देते हैं, आपने समझो 4 महीने की बात है, वो बात अलग है। लेकिन एक्ट क्या कहता है, बायलॉज क्या कहता है, ऐसा कहता है। ऑडिट के लिए क्या तैयारी होना चाहिए, मतलब हमारा अकाउंटिंग कभी कंप्लीट होना चाहिए। बायलॉज क्या कहता है, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद में विद इन 45 डेज में हमारा अकाउंटिंग होना चाहिए। 45 डे मतलब 15 में 15 में तक, लेकिन होता नहीं, प्रैक्टिकली होता नहीं। लेकिन कम से कम इतना हमारे अकाउंटेंट को आप बोल सकते ना, अरे भाई जरा मेहरबानी करो, ये
बायलॉज में क्या प्रोविजन है 15 में, तो आप तो सितंबर 8 तक दे रहे हैं, जरा थोड़ा मेहरबानी करिए जल्दी, इतना तो कम से कम बोल सकते हैं। वो लोगों को भी लगेगा कि नहीं अरे हमारे चेयरमैन सेक्रेटरी है जरा, उनको पूरा बायलॉज के बारे में नॉलेज है, इतना तो हम कर सकते हैं। उसके बाद में ज्यादा से ज्यादा ऑडिट का लास्ट डेट कभी है 30 जुलाई, बराबर है ना, बरोबर। उसके आगे ऑडिट नहीं कर सकते। लेकिन ऑडिटर लोगों को भी क्या है, कानून को भी से उनको भी बचना है, सोसाइटी वाले को भी बचाना है। इसकी वजह से भले ऑडिट सितंबर में किया तो वो ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर डेट कभी का देते हैं 31 जुलाई ज्यादा से ज्यादा, वो प्रोविजन है, एडजस्टमेंट चल रहा है सब। ऑडिटर को डर लगता है अगर इनको 31 जुलाई का डेट नहीं दिया और इनका समझो कुछ ऑडिट रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं हुआ तो दूसरे टाइम इनका काम मिलेगा ही नहीं, वो भी बेचारा परेशान हो जाता है। सोसाइटी वाले बोलते हैं अरे हमने आपको अपॉइंट किया है, हमको पूरी जानकारी है नहीं, आप थोड़ा सा संभाल लेना। एक दूसरे को मतलब कोऑपरेशन तो करना जरूरी है ये, लेकिन इसके बारे में हमको जानकारी होना, तो ऑडिट के बारे में 151 to 153 154 से आगे छोटे मोटे जो पॉइंट्स है, समझो छोटे मोटे पॉइंट्स समझो, क्या हमारी सोसाइटी है, अभी इंश्योरेंस हमारे बिल्डिंग का क्यों लेना चाहिए, एक सोसाइटी में ऐसा कि इंश्योरेंस लेने की क्या जरूरत है, अरे भाई इंश्योरेंस ले लो, इंश्योरेंस लेना जरूरी है। हमारी सोसाइटी का कन्वेंस करना जरूरी है। कन्वेंस करने के लिए ये जिम्मेदारी किसके ऊपर दे दी है, ज्यादा करके मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर दी है, बराबर है कि नहीं। एक्चुअली अनऑफिशियली कहा जाए तो इसमें गवर्नमेंट की भी बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि ये इतना करोड़ों रुपए के ये समझो एक परचेस करने के बाद में 25-25 30 साल होने के बाद में भी ये 7-12 जो एक्सपेक्ट होता है 7-12 उसके ऊपर हमारा नाम नहीं लगता है, सोसाइटी के नाम के ऊपर अगर लैंड नहीं होती है तो ये जनता के ऊपर सही एक्चुअली अन्याय है। लेकिन क्या है, हम लोग आपके सामने बोल सकते हैं, आपके सामने बोलेगा तो अरे क्यों लोगों को ये कर रहे हो, ऐसा क्यों, ये हमारे के बारे में हमारी कमियां है, ये हमें यूनिटी नहीं है, नॉलेज नहीं है हमें। एक्ट क्या कहते हैं, रेरा में भी आया है कि समझो 51% जो टोटल मतलब प्लान है और नंबर ऑफ यूनिट्स है उसमें से 51% पहले टोल्ड हो गए कि विद इन 4 मंथ में उसने बिल्डर ने डेवलपर ने सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करके देना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में ज्यादा से ज्यादा 4 से 6 महीने में बिल्डर ने कन्वेंस करके देना, इट इज द मॉरल ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिल्डर डेवलपर। लेकिन हम उनके खिलाफ कंप्लेन करते थे। ऑफिसर क्या कहते हैं, एक्ट क्या कहते हैं, पुलिस वाले क्या कहते हैं, आप कंप्लेन करो फिर हम देखेंगे, उसके पहले वो देखते हैं। प्रॉब्लम ये है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो ये अगर जानकारी होगी तो हम हमारे प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं अपने लोग। हमारी यूनिटी होनी चाहिए, वो हमारा आवाज वहां तक पहुंचता ही नहीं क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। इसके लिए ये एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो 154 to 161 तक समझो, हम ये 165 तक समझो कि ये छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स है ये होना चाहिए हमारे पास। वो कुछ अचानक ये कुछ हुआ तो उसके बारे में हमारे पास क्या पॉलिसी होना चाहिए, हमारे पास अगर गार्डन है तो गार्डन में कैसे, उसके बारे में क्या रूल होना चाहिए। बच्चे लोग खेलते हैं तो बच्चे लोगों को खेलने के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग लिमिट दिया जा सकता है क्या, कॉमन स्पेस रहेगा तो उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उसके बारे में कुछ पॉलिसी या रूल बना सकते हैं क्या। ये छोटी मोटी गाइडलाइंस उसमें है। कोई मेंबर मतलब सब लोगों का अधिकार है क्योंकि हम सभी मालिक है, लेकिन हम सभी मालिक है इसके लिए मैं अकेला ही मालिक है और मैं मुझे चाहे जैसा ये करूं तो ये नहीं हो सकता है। मेरे तरफ से अगर कुछ ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक हो रहे हैं, मैं कानून का बार बार उल्लंघन कर रहा हूँ, बायलॉज का उल्लंघन कर रहा हूँ, पालन नहीं कर रहा हूँ, मैनेजमेंट कमेटी को नहीं मान रहा हूँ, तो उसके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, इसके बारे में बायलॉ नंबर 165 वगैरह ये सब, ये छोटे मोटे प्रॉब्लम सब उसमें कुछ आते हैं। इतना ही नहीं कि जो कभी कभी क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में हमारा कुछ कोई तो भी बंदा, हमारा नजदीक वाला कोई खास हितचिंतक फ्रेंड ऐसा रहता है कि आरटीआई का इस्तेमाल करता है और बार बार मुझे ये जानकारी चाहिए, मुझे वो जानकारी चाहिए, मुझे वो पेपर चाहिए, ये पेपर चाहिए। ये सब पेपर्स जो है वो सोसाइटी के पेपर्स है। अभी समझो कोई कहता है कि मुझे पुराने 10 साल का वो ऑडिट रिपोर्ट का सब कॉपी चाहिए, उसका जेरॉक्स है। अभी ऑडिट रिपोर्ट का 10 साल का पूरा जेरॉक्स कॉपी देना है तो उसके सोसाइटी का जेरॉक्स कॉपी निकालने के लिए पैसा जाएगा क्या, एक्सपेंडिचर होगा क्या नहीं। तो बायलॉ नंबर 171 में क्या है
क्या करना है क्या नहीं, कौन से रिकॉर्ड के लिए पर पेज आप कितना रुपीज उनके पास से ऑफिशियली ले सकते हैं, ये बायलॉ नंबर 171 है। यहां तक हम करते करते हैं, मतलब जितना हो सके एक दूसरे के साथ में मिशन कोऑपरेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन, कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेशन इज फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन, और हाउसिंग इज द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन। हाउसिंग सोसाइटी में वो ह्यूमन रहते हैं ना, तो ह्यूमैनिटी के साथ में रहो, और ह्यूमैनिटी के साथ में रहने के लिए ये सभी लोग ह्यूमैनिटी मानते नहीं, तो कम से कम ये एक्ट क्या कहता है, बायलॉज क्या कहता है, उसको अगर समझा दिया जाए तो फिर उसके आधार पर वो थोड़ा बहुत मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ तक अपन आए हैं, तो आगे फिर भी हमारे तरफ से, मतलब हमारी सोसाइटी में और या कुछ ये है, छोटे मोटे कंप्लेन होते रहते हैं। अभी कंप्लेन तो होते ही रहेंगे, तो कंप्लेन को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में बायलॉ नंबर 172 174 172 173 में क्या है, कौन सी कंप्लेन आने के बाद में कितना दिन में अपने पास में फाइनल होना चाहिए। 172 173 में मतलब मीटिंग नहीं हुई तो फाइनल हो जाएगा, ऐसा नहीं। मीटिंग नहीं होगा तो चेयरमैन सेक्रेटरी क्या करेंगे, मीटिंग होना चाहिए, और मीटिंग होने के बाद में क्या है उसके बारे में 172 173 में गाइडलाइन से। 174 में क्या है, कौन सी कंप्लेन किधर जाना चाहिए उसके बारे में तो कम से कम हम लोगों को जानकारी होना चाहिए, तभी हम मेंबर को दे सकते हैं। अभी समझो जो मैटर एमएसीबी से रिलेटेड है उसके बारे में हाउसिंग सोसाइटी के मैनेजमेंट कमेटी को गालियां देके उनके ऊपर गुस्सा निकल के क्या फायदा। हम उनको समझा सकते हैं कि भाई ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हम सब लोग मिलकर, या आप भी कंप्लेन करो उधर भी, हम लोग भी आपको हेल्प करेंगे, लेकिन ये मैटर कहाँ जाना चाहिए, एमएसीबी के पास जाना चाहिए। कोई मैटर ऐसे है कि वो मैनेजमेंट कमेटी उसके ऊपर डिसीजन नहीं ले सकती। कोई मैटर कोर्ट मैटर होते हैं, कोर्ट में कैसे सिविल कोर्ट के अलग है, कोऑपरेटिव कोर्ट के अलग है, लोकल गवर्नमेंट बॉडी मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उनके मैटर अलग है, डिप्यूटी रजिस्ट्रार के पास जाने के लिए अलग है। कोई डायरेक्ट क्या करता है, चीफ मिनिस्टर के पास कंप्लेन कर देते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर के पास कंप्लेन जाने के बाद में बेचारा चीफ मिनिस्टर एक्स्ट्रा सोसाइटी का उनका क्या है प्रॉब्लम कैसे पता लगेगा। वो रिमार्क ये करके नीचे चीफ सेक्रेटरी कोऑपरेटिव सेक्रेटरी ऐसा करते 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 यहाँ ये थाना में आएगा, थाना ऑफिस में, और थाना ऑफिस से फिर एक लेटर आपके पास आएगा, आपके सोसाइटी के बारे में ऐसा ऐसा कंप्लेंट इधर आया है, उसके बारे में आपका अभिप्राय क्या है हमें लिखित स्वरूप में भेज दो, यही आएगा। बराबर है कि नहीं। कुछ प्रॉब्लम हमारे लेवल के ऊपर ऐसे होना चाहिए, वहां जाने के बाद में भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या नहीं। अगर हम मेंबर को अगर समझा सकते हैं कि भाई तो आप सामने आ जाओ, और सामने आने के बाद में एक्ट क्या कहता है, बायलॉज क्या कहता है, उसके बारे में अपन ये करेंगे, तो कौन सी कंप्लेन किधर करनी चाहिए, कोऑपरेटिव कोर्ट में कौन सा करना चाहिए, सिविल कोर्ट में कैसा करना चाहिए, हाउसिंग फेडरेशन के पास कौन सी करना चाहिए, मैनेजमेंट कमेटी के पास कौन सी करना चाहिए। मैनेजमेंट कमेटी के पास सेटिस्फाइड अगर नहीं हुए तो एनुअल जनरल मीटिंग में जा सकते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग में हम अगर सेटिस्फाइड नहीं हुए तो डिप्यूटी रजिस्ट्रार सिटी, फिर डीडीआर, फिर डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार, फिर उसके बाद कमिश्नर, फिर उसके बाद कोऑपरेटिव सेक्रेटरी, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, स्टेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, उनके पास जा सकते हैं। मतलब ये स्टेप्स है, ये स्टेप्स अगर हम सभी लोगों को समझाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम होंगे नहीं। वैसे तो मुझे गर्व है कि एक्स्ट्रा कोऑपरेटिव सोसाइटी A1 सोसाइटी है, यहाँ ऐसे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं। इनके लिए आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ वातावरण बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी क्या है, ये आप लोगों को तकलीफ क्यों दिया है, ये सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। और ये तकलीफ इतना ये करके भी 82 में से कम 8 लोग आप यहाँ उपस्थित नहीं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अरे 82 को मज्जा करने के लिए, उधर कुछ उनका कारोबार देखने के लिए, कामकाज करने के लिए गए, लेकिन आप लोगों ने 8 लोगों ने ये पूरे सोसाइटी के लिए आपका समय दे दिया है, तो इसके लिए आप महान हैं। बराबर है कि नहीं। तो बायलॉ नंबर 174 तक आए, ये कैसे कंप्लेन नहीं करना है। 175 में क्या है, रीडेवलपमेंट का जब भी कुछ ये आता है, तो रीडेवलपमेंट के बारे में गवर्नमेंट की गाइडलाइंस क्या है, उसके लिए स्पेसिफिकली एक जीआर है। वो जीआर उसके साथ नहीं है, कैसे वो प्रॉपरली कैसे कामकाज उसका होना चाहिए, तो इसके बारे में भी वो 75 है। उसके साथ साथ में अभी जो एक नया चैप्टर आया है 154B, वो स्पेसिफिकली हाउसिंग के लिए आया है। अभी तक ये बायलॉज में नहीं आया है, उसका भी स्टडी जरा करना जरूरी है। कम से कम पूरा का पूरा स्टडी नहीं हुआ तो कम से कम बायलॉज के बारे में जानकारी रहेगी, तो
मतलब ये रहेगा। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपके पास ट्रेनिंग लिया है क्या नहीं, ये बार बार जो ऑडिट रिपोर्ट में जो आता है ना वो नहीं आना चाहिए। मतलब आपके सोसाइटी का इलेक्शन सब कुछ अनापोज हो जाता है। और इसके साथ साथ में ये एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आप लोगों के पास उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी था। इसके लिए आप लोगों ने ये एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का आयोजन किया है। अगर आपको अच्छा लगा तो हर साल में ऐसा आप सोसाइटी में एक ट्रेनिंग का आयोजन कीजिए। लोगों तक ये जो नॉलेज शेयर करने के लिए पहुंचाने के लिए कोशिश हम लोग करेंगे, ऐसे अपेक्षा हम करते हैं। आपका समय ले लिया है मैंने ज़्यादा से ज़्यादा, आप लोग सभी बोर हुए होंगे, हो सकता है मन में गालियाँ देते होंगे, अरे खाने का समय होगा, ये क्या बड़बड़ कर रहा है। सॉरी, थैंक यू। धन्यवाद। Thank you.